अब क्रांतियों का युग आ गया, अब रिवॉल्यूशनरीज का क्या आ गया, युग आ गया, एज आ गया 1830 से 1848 के बीच में। इसमें क्या था कि दो जो है इस समय थॉट चल रहे थे, रूढ़िवादी उदारवादी। रूढ़िवादी वही थे जो पुराने ख्यालात के थे कि नहीं भैया हमको तो राजा चाहिए, हमको राजा चाहिए। क्यों? क्योंकि हम राजशाही परिवार से बिलोंग करते हैं। मेरे पिताजी, आपके पिताजी अगर राजा रहेंगे तो आप चाहोगे कि राजतंत्र हटे? नहीं चाहोगे। वही वो लोग थे, रूढ़िवादी सोच, पुरानी सोच। दूसरे तो उदारवादी, उदारवादियों का कहना था भाई साहब बहुत हो गया, अब हमें डेमोक्रेसी चाहिए, अब हमें लड़ना है। तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, हमें मार दोगे, हम मर जाएंगे, चलेगा चलेगा। अब अगर जिएंगे तो डेमोक्रेसी के अंदर जिएंगे, वरना मरना ही ठीक है। तो यानी कि एक तरफ रूढ़िवादी अपनी तरफ पूरी तरह खड़े थे कि नहीं हमें क्या चाहिए, हमें राजा का तंत्र चाहिए। दूसरी तरफ उदारवादी थे जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। वो कहें कि सब कुछ तो तुम ले लिए हो, सिर्फ अब कुछ नहीं लिए हो, तो वो है हमारा आत्मविश्वास। अब हम तुमसे लड़ेंगे और जीतेंगे, और अगर हार गए तो भी सही है और जीत गए तो भी सही है। मतलब पूरी तरह से दिमाग में बैठा दिए थे रूढ़िवादी और उदारवादी कि अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आपस में लड़ेंगे। ठीक है। अब रूढ़िवादियों की ताकत धीरे धीरे बढ़ने लगी, तो उसी तरह उदारवादी भी उन पर हमला करना शुरू कर दी कि अब हमें क्या करना है, हटाना है, अब इन लोगों को उखाड़ के फेंकना है। तो प्रथम विद्रोह हो गया जुलाई में, जिसको जुलाई विद्रोह भी कहा जाता है। कब हुआ? जुलाई 1830 में हुआ। तो इसमें क्या हुआ, रूढ़िवादी सत्ता में बहाल किया गया। रूढ़िवादी ने अब उदारवादी क्रांतियों ने उखाड़ फेंका। उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। तो जो लुई फिलिप था, इसको वहाँ का संवैधानिक राजतंत्र का अध्यक्ष बना दिया गया। लुई फिलिप अब ब्रांड भी है, जो शर्ट सबसे महंगी शर्ट आती है लुई फिलिप की, तो ये ब्रांड भी है। साथ ही साथ क्या किया गया, इनको जो है क्या किया गया, बहाल किया गया उन्हें। अब उदारवादी क्रांतियों ने क्या किया था, उखाड़ फेंका था कि अब खत्म करो। और क्या किया, फ्रांस में अध्यक्ष बनाए किसको, या फिर बोल सकते हो पहला प्रधानमंत्री बनाया लुई फिलिप को। लुई फिलिप को पहला उन्होंने क्या किया, प्रधानमंत्री बनाया, और यही जुलाई क्रांति के नाम से मशहूर है। जुलाई क्रांति के नाम से यही चीज़ मशहूर है। उसके बाद क्या हुआ, नीचे था ऑटोमन साम्राज्य और ग्रीस। अब ऊपर जब जो है उन्होंने राजतंत्र को उखाड़ फेंका, तो नीचे जो ग्रीस था वो भी कहा कि भाई साहब अब हम भी क्या करेंगे, उखाड़ फेंकेंगे, अब हम भी ये चीज़ों को उखाड़ फेंक देंगे। तो उसने क्या किया, उसने भी ऑटोमन साम्राज्य से क्या हुआ, लड़ने चला गया। ऑटोमन साम्राज्य पूरी तरह उस समय मुस्लिम साम्राज्य था, और ग्रीस का साम्राज्य, यूनान का साम्राज्य बोल सकते हैं उसको, वो कैसा था, तो वो क्रिश्चियन का साम्राज्य था। तो उनमें भी आपस में लड़ाई हुई, और आखिर में अंत में एक ट्रीटी हुई, जिसको बोला जाता है यूरोप क्रांतिकारी हुआ। उसके बाद मुस्लिम साम्राज्य था तो उनको क्या किया, हटा दिया गया। उसके बाद कस्तूनिया की एक संधि हुई, एक ट्रीटी हुई 1832 में, एक ट्रीटी हुई जिसको बोला गया कस्तूनिया ट्रीटी। और फिर उसके बाद यूनान को भी एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा मिल गया, उसको भी कहा गया, ग्रीस को भी कह दिया गया कि तुम क्या हो, अब आज़ाद हो, तुम आज़ाद हो। अब देखो इसमें क्या किया गया, अब कैसे इन लोगों को, क्रांतिकारियों को जोड़ा गया, कैसे क्रांतिकारियों को जोड़ा गया, क्योंकि क्रांतिकारी जब आप प्रोटेस्ट कर रहे थे तो आपको जेल हो रही थी, जब आप प्रोटेस्ट कर रहे थे तो आपको गोली मार दे रहे थे, तो बहुत सारे लोगों के अंदर जो भाव था वो खत्म हो गया था। तो जब आए ये लोग फिर से वापस से क्रांतिकारी आए, जैसे कि आपके हो गए जियोसेपी मैत्सिनी, जो कि इटली के थे, जिन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो ठो देश बसा, मतलब दो ठो कम्युनिटी ग्रुप बनाई। साथ ही साथ जो क्रांतियों का युग आया, तो ये लोगों के अंदर, लोगों को लगा कि अब जो गरीब लोग हैं, जो पूरी तरह से हताश हो चुके हैं, कुछ नहीं होगा, इनके अंदर फिर से क्या किया जाए, इनको बूस्ट किया जाए, इनको फिर से मोटिवेट किया जाए लड़ने के लिए। देखो यही होता है क्रांतिकारी, यही होता है, आप तुरंत नहीं जीत सकते, आपको बार बार लड़ना पड़ेगा, हारोगे फिर लड़ोगे, फिर हारोगे फिर लड़ोगे, तो वही चीज़ें स्टार्ट हो गई, वही चीज़ें यहाँ पे स्टार्ट हो गई। अब क्या गया है, इन लोगों को भावनाओं के, मतलब अब इनके इमोशन के साथ खेला जाने लगा। कौन खेलने लगा, तो मिडिल क्लास के लोग सोचे अब गरीबों को लाना है, तो कैसे लाएं। नॉर्मली बोलोगे कि चलो चलो उठो लड़ना है, तो कहेंगे नहीं भैया वो सब तो मार रहे हैं। तो इनको क्या किया गया, इनके फीलिंग को, इनका जहाँ फील जुड़ा था उस फील पे आघात किया गया। जैसे पहला इनका फील था कि इनको राष्ट्रवाद चाहिए, तो इनके राष्ट्र पे आघात किया गया कि देख लो तुम्हारे पितृभूमि, तुम्हारी जमीन है, ये राजा लोग ले रहे हैं, तुम कैसे हो ना मर्दों की तरह चुपचाप बैठे, चलो आओ लड़ो, कम से कम हारोगे, कम से कम हारोगे तो शान से तो हारोगे, तुम हारोगे तो शान से तो हारोगे, और जीतोगे तो तुम्हें डेमोक्रेसी मिलेगी। सेकंड चीज़, धर्म पे भी बोल दिया गया कि देख लो तुम्हारे धर्म है और ये लोग क्या कर रहे हैं, तुम्हारे धर्म में ये चीज़ें मना है, वो लोग वो चीज़ें कर रहे हैं। तो क्या किया, धर्म के नाम पे भड़का दिया गया। साथ ही साथ उनके भाषा के नाम पे भी उनको भड़का दिया गया, भाषा के नाम पे भी लोगों को कनेक्ट किया गया कि देखो भाई
वो लोग अपना पता नहीं कौन सा भाषा बोल रहे हैं, हम लोग का भाषा अलग है, हम लोग अपनी भाषाएं बोलेंगे। तो क्या किया गया, उनको कनेक्ट किया गया, इमोशनली खुद से कनेक्ट किया गया धर्म के नाम पे, मतलब एक तरह से बोला गया कि ब्रेन वॉश किया गया, भड़काया गया। जैसे आज के समय में नहीं होता, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे लोगों को भड़का दिया जाता है, और 16 17 18 साल के बच्चे धर्म के नाम पे लड़ने बाहर निकल जाते हैं। उनको नहीं पता होता, रियलिटी बताऊं, उनको नहीं पता होता। 12 13 साल के बच्चे जब लड़ने निकलते हैं धर्म के नाम पे कि हम अपने धर्म अपने मजहब की रक्षा करेंगे, क्या उनको समझ में आता है कि कितना बेवकूफ़ वाला काम करें? क्या उनको समझ में आता है कि इतना बड़ा धर्म, इतने बड़ा मजहब, जिसको चलाने वाला इतना बड़ा भगवान, इतना बड़ा खुदा है, वो अपने धर्म की रक्षा नहीं कर पा रहा है? हम जैसे छोटे छोटे लोग जिसकी कोई औकात नहीं, उसके सामने वो धर्म की रक्षा करेगा, मजहब की रक्षा करेगा? लेकिन नहीं, वही ना, ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। उनके में एक ही चीज़ डाला जाता है, धर्म धर्म धर्म, मजहब मजहब मजहब, करते 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 उनके दिमाग को पूरी तरह ब्रेन वॉश किया जाता है, और उनको लड़ाई पे, उनको युद्ध के लिए तैयार कर दिया जाता है। वही सेम काम किया कौन? तो यूरोप के गरीब लोगों को, मध्य वर्ग के लोगों ने, मिडिल क्लास के फैमिली लोगों ने, कि अब हमें क्या करना है, लड़ना है, अब हमें क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए। तो लोग जो हताश हो गए थे यार, कुछ नहीं, उनको फिर से आज़ादी चाहिए। देखो, गांधी जी जब आंदोलन कर रहे थे, चौरी चौरा कांड हुआ, गांधी जी को लगा यार यहाँ अहिंसा बढ़ रही है, सॉरी हिंसा बढ़ रही है, हम क्या हैं, अहिंसा के पुजारी हैं। तुरंत उन्होंने कहा कि यार कि ख़त्म करो, आंदोलन नहीं होगा। लोग हताश हो गए, लोग गुस्सा भी होने लगे, अरे ये देखो ये पागल हो गया क्या, गांधी पागल हो गया, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे हम लोग इतना फंसे हैं, और ये जो है वो आंदोलन बंद कर दिया। और इतिहास गवाह है गांधी के जी के आंदोलन बंद करना के, और सॉरी, इतिहास गवाह है कि जो गांधी जी ने आंदोलन बंद किया, तभी वो जो लोग चौरी चौरा कांड में थे वो सही सलामत अपने घरों में वापस आए। वरना अगर गांधी जी ने आंदोलन बंद नहीं करते ना, तो वही लोग वहाँ मराते, वही लोग बेरहमी से उनको पुलिस मारती। लेकिन गांधी जी ने तुरंत अपने आप को सरेंडर कर लिया कि आओ भाई मुझे उठा के ले जाओ, उनकी कोई भी गलती नहीं है। तो जो आप लोग एक फेज देखते हो, दोनों फेज देखो तो समझ में आएगा। तो उसके बाद क्या हुआ, लोग गांधी जी पे भड़क गए थे ना, बट क्या हुआ उसके बाद भी लोग उनके साथ आंदोलन में आए, थोड़ा प्रयास ज़्यादा किए गांधी जी, लोग आए। क्यों? क्योंकि लोगों को सच में चाहिए था, राष्ट्र से प्रेम था, लोगों को डेमोक्रेसी चाहिए था, वही चीज़ था। लोग हताश होकर बैठ जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर राजतंत्र आ रहा है, फिर हताश होकर बैठ जा रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं। तो अब ये टाइम था कि जड़ से उखाड़ के फेंक देगा, और जड़ से उखाड़ के फेंक भी दिया गया, जड़ से उखाड़ के फेंक भी दिया गया। अब इसमें क्या हुआ, इन लोग को यही भावनाओं से मतलब बांध दिया गया कि तुम्हारे धर्म के नाम पे, जमीन के नाम पे, पितृ जमीन पितृभूमि के नाम पे, तो ये अलग अलग तुम्हारी संस्कृति कल्चर के नाम पे क्या किया गया, जोड़ दिया गया। अब तो देश को क्या मिल गया, देश आज़ाद हो गया, देश में राजतंत्र खत्म हो गया। लेकिन लोगों के अंदर प्रॉब्लम आई फिर भी। अब प्रॉब्लम किसकी थी, तो भूख की प्रॉब्लम थी, कठिनाई की प्रॉब्लम थी, जन विद्रोह का प्रॉब्लम था। यही सेम चीज़ हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ। जब लोग आज बोलते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को ना, तो यही सेम चीज़ हुआ था। जब आपका देश आज़ाद होता है, तो आज़ादी होने के बाद आपको कितना मेंटेन करना पड़ता है ये आप जानते हो। आपके यहाँ लोग इतने हैं, पॉपुलेशन इतनी है, लोग वहाँ पे इंटरनेशनल प्रेशर है, आपके खुद के कुछ देश, आपके खुद के देश में कुछ ऐसे सिटी है, स्टेट है जो करें हमें भारत में नहीं रहना, अलग होना है, इतने लोग हैं, उसमें बेरोजगारी है, भुखमरी है, लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो इस सब को मेंटेन करना, और फिर इस राष्ट्र को, इस भारत को एक भारत के रूप में तैयार करना, ये आम बात नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो किया वो आम बात नहीं है। तो वही चीज़ हुई, भूख कठिनाई आने लगी, यहाँ से भी लोगों के भूख से मतलब उनका भी एकदम पारा चढ़ने लगा। उन्होंने कहा कि यार हम लोकतंत्र लेके करेंगे क्या जब पेट में खाना ही नहीं जाएगा। मतलब भुखमरी आ गई, बेरोजगारी आ गई, लोग ने फिर से क्या किया, फिर से जन विद्रोह स्टार्ट कर दिया कि अरे अब हमें नहीं, हमें क्या करना है, अब खाना चाहिए। क्योंकि सही बात है यार, डेमोक्रेसी भले ले लो, पैसे भले ले लो, लेकिन खाना के लिए आप पैसे तो नहीं खा पाओगे ना, डेमोक्रेसी तो नहीं खाओगे। या फिर ये तो बोलोगे नहीं कि यार सबको इक्वल अधिकार है, अपना एक अधिकार हमें दे दो, हम खा लें थोड़ा सा, फिर कल मेरा अधिकार तुम खा लेना। खाने के लिए तो खाना चाहिए ना। तो लोगों को प्रॉब्लम होने लगी, और फिर क्या हो गई, जनता फिर से भड़कने लगी। क्या हुई, फिर से जनता भड़कने लगी। फिर क्या किया गया, तब एक नेशनल असेंबली बना गया। फिर उसमें क्या किया गया, जो भी 21 वर्ष से ऊपर के सभी लोग थे उनको मताधिकार देने का वादा किया गया कि आप अपने हिसाब से मत दो, अपने हिसाब से क्या करो, वोट दो। साथ ही साथ उनको रोजगार दिया गया, खाना दिया गया। और उसके बाद फाइनली फ्रांस को रिपब्लिक ऑफ फ्रांस कहा गया, और लोकतंत्र स्टार्ट कर दिया गया, डेमोक्रेसी स्टार्ट कर दिया गया। मतलब 1848 में क्या किया गया, नेशनल असेंबली का उद्घाटन किया गया, गठन किया गया, और फ्रांस को बोल दिया गया अब फ्रांस क्या है, रिपब्लिक ऑफ फ्रांस है, फ्रांस में डेमोक्रेसी चलेगी। अब फ्रांस में कोई भी राजा का
शासन नहीं चलेगा। तो यहाँ से फ्रांस की कहानी समझ में आ गई, फ्रांस की कहानी समझ में आ गई। फ्रांस पूरी तरह से क्या हो गया, आज़ाद हो गया। अब भाई फ्रांस आज़ाद हो गया तो जाहिर सी बात है बाकी लोग भी करेंगे, क्योंकि इफ फ्रांस स्नीज द रेस्ट ऑफ द यूरोप कंट्रीज कैचेस कोल्ड, फ्रांस छींकता है तो बाकी के यूरोप के कंट्री को अपने आप जुकाम हो जाता है। इसके कहने का मतलब यही है कि चिंगारी फ्रांस में उठती है और आग पूरे यूरोप के कंट्री में लग जाती है। अब नहीं, पहले की बात बता रहा है। फिर आया 1848, लिबरलिज्म, लोगों की क्रांति। तो इनका क्या था, तो वही था कि जो गरीब, बेरोजगार और भूखमरी से किसान मजदूर जो विद्रोह कर रहे थे, सबको क्या किया गया, सबको समान चीज़ें मिले। तो इनका वही था, वही देखो लिबरल लोग थे, उनकी क्रांति क्या थी, उनको यही क्रांति थी ना कि सबको चीज़ें इक्वली दी जाए, सबको चीज़ें इक्वली दी जाए, राइट। सबको चीज़ें क्या करनी चाहिए, इक्वली देना चाहिए। और यूरोप के अन्य भागों में भी जहाँ अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ भी क्या हुआ, वहाँ भी स्त्री और पुरुष एक साथ जुट गए, वहाँ के भी मध्य वर्ग के लोग जुट गए और वो भी ये कहना शुरू कर दिए कि हमें भी क्या चाहिए, अब हमें भी स्वतंत्रता चाहिए, अब हमें भी संविधान चाहिए, अब हमें भी लोकतंत्र चाहिए, अब हमें भी इक्वल राइट्स एंड इक्वल वोट चाहिए। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है जर्मनी और इटली का निर्माण, द फॉर्मेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली। इसमें वही था कि जर्मनी के लोग थे, इटली के लोग थे। इटली का सबसे पहले स्टार्ट किसने किया था, तो अगर आप देखो तो सबसे पहले अगर हम लोग इटली की बात करें तो आए थे ज्यूसेपी मैत्सनी, जिन्होंने यंग यूरोप और यंग इटली जो है ऑर्गेनाइजेशन बनाया था इटली को स्वतंत्र करने के लिए, लेकिन वो उतना सफल नहीं हो पाते। देखो जर्मनी के लोग थे, तो जर्मनी के लोगों ने सबसे पहले किया कि अब हमें भी चाहिए, जर्मनी के लोगों की मांग सुनिए। तो जर्मनी के लोगों ने कहा हमें भी केंद्रीय शासन चाहिए, लोकतंत्र चाहिए, राष्ट्रीय एकीकरण चाहिए, संविधान चाहिए, संसद चाहिए। साथ ही साथ वहाँ के जो मध्य वर्ग के लोग थे उन्होंने कहा कि आप संसद बनाइए और लोकतंत्र लाइए। जबकि राजा लोग क्या क्या कहा कि देखो राजा का भी अपना प्रेस्टीज था ना कि यार हम कैसे जाएं, हम राजा हैं। तो मध्य वर्ग के लोगों ने इटली के जो लोग थे, सॉरी जर्मन के जो लोग थे, तो जर्मन के लोग ने एक बीच का रास्ता अपनाया। उसने कहा ठीक है देखिए आपका जो क्राउन है, आपका क्राउन रहेगा, आपके जो राजशाही चीजें हैं वो रहेंगे, बट लेकिन हमारा लोकतंत्र रहेगा। जैसे कि अभी आप ब्रिटेन में देखो तो ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में लोकतंत्र है। ब्रिटेन में पीएम को क्या किया जाता है, वोट से जो है हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, जैसे अभी ऋषि सुनक जी बने। बट आप देखोगे तो वहाँ पे एक रानी भी है, क्रोन है ना। तो वही चीज़ जर्मनी में भी बोला गया कि अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर हम हटेंगे तो मेरे एक प्रेस्टीज, मेरा एक ईगो हट हो जाएगा, तो आप रहिए, आप राजा के रानी के बतौर राजा बतौर रानी रहिए, लेकिन उसके बाद जो प्रधानमंत्री होगा उसका सिलेक्शन हम जनता कहेगी। हर जनता को इक्वल राइट्स, इक्वल वोट्स, इक्वल अधिकार मिलेंगे। हर जनता को संविधान के अंडर में चलना पड़ेगा, ना कि राजा रानी के अंडर में चलना पड़ेगा। कानून संसद बनाएगी, पार्लियामेंट बनाएगी, संविधान बनाएगी। तो ये क्या किया गया, ये जो है एक तरह से आप देखिए तो मोहर एक तरफ से राजा को भी खुश कर दिया गया कि आपका क्राउन रहेगा, दूसरी तरफ से पब्लिक को भी खुश किया गया कि आपका भी क्या कर रहेगा, लोकतंत्र रहेगा। और ऐसे जर्मनी में किया गया। लेकिन देखिए जर्मनी में भी क्या हुआ था, लड़ाई चल रही थी, किसको, वही रूढ़िवादी उन लोग को लेके। तो रूढ़िवादी को एक चीज लगा, देखो जर्मनी में जर्मनी के रूढ़िवादी सोचे यार कि हम बार बार इनको दबा रहे हैं, बार बार उठ जा रहे हैं, बार बार दबा रहे हैं, बार बार उठ जा रहे हैं, और प्रॉब्लम सिर्फ एक है। देखो उदारवादियों को बार बार दबा रहे हैं, फिर ये उठ जा रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, फिर हम मार के दबा रहे हैं, फिर ये उठ जा रहे हैं। तो इन लोग रूढ़िवादियों ने भी सोचा यार कब तक हम मारेंगे, हम किसी को कब तक मार देंगे। तो इन्होंने सोचा आखिर इनकी मेन प्रॉब्लम क्या है, इनको संविधान चाहिए ना, मेन प्रॉब्लम क्या है, इनको केंद्र शासित चीज़ें चाहिए। मेन प्रॉब्लम इनका क्या है कि लोगों को इक्वल राइट चाहिए ना, हम चलो दे रहे हैं, हमारा राजा का क्रोन रहेगा, हम दे रहे हैं। नेपोलियन ने क्या किया था, यही किया था ना कि आपको क्या चाहिए, समान अधिकार, चलो हम दे रहे हैं, और क्या चाहिए, आपकी जमीन वापस करना है, चलो वो भी दे दी, और क्या, सामंती व्यवस्था साहब हटा दीजिए, सामंती व्यवस्था हटाना, चलो वो भी हटा दिया, और बोलो साहब सबको इक्वल अधिकार दे, इक्वल अधिकार दे दिए, कानूनी इक्वल अधिकार दे दिए, कानूनी इक्वल अधिकार दे दिए। तो वही चीज़ सेम चीज़ ये लोग भी करने लगे कि रूढ़िवादी इटली के भी समझ गए, सॉरी जर्मन के भी, यार कब तक लड़ेंगे, हम दबा रहे हैं, उठ जा रहे हैं, दबा रहे उठ जा रहे, इससे बढ़िया क्या करो, जो इनकी मांग है उनको पूरा करो, कम से कम लड़ाई झगड़ा से कम दूर रहो, हमारा क्रोन भी रहेगा, हमारी गद्दी भी रहेगी, राजा भी रहेगा, और ये लोग को भी अपना करने जो जो भी कर रहे हैं अपना डेमोक्रेसी वगैरह। तो यहाँ पे क्या हो गया कि उदारवादी जो सोचे कि चेंजेस करेंगे, तब तक रूढ़िवादी ने भी चेंजेस कर दिया। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप जा रहे हो गोवा जाना है, तब अब आप सोचे कि यार पापा से परमिशन लेंगे, तब तो जैसे पापा के रूम में गए परमिशन लेने गोवा का, तब तो पापा अपनी टिकट ऐसे लेके खड़े हैं,
लो बेटा गोवा जाना ना, ये लो टिकट, तो कितना खुश हो जाओगे ना। तो वही जब उदारवादी क्या है, जब रूढ़िवादी को तो एकदम बता देंगे, उनका मुंडी तोड़ देंगे कि अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए अधिकार। तब तो वहाँ रूढ़िवादी पहले से अधिकार लेके खड़े थे, लो भैया अधिकार चाहिए, लो जाओ, लड़ाई मत करो, लो अधिकार जाओ। और वही तो क्या हुआ, जर्मनी को भी क्या किया गया, लोकतंत्र लाया गया, जर्मनी को भी आज़ाद कर दिया गया। सेम चीज़ हुआ इटली में भी, सेम चीज़ क्या किया गया, इटली में भी वही सेम चीज़ हुआ। इटली पहले 7 राज्यों में अलग अलग टूटा था। जैसे उत्तरी भाग में बात करें तो ऑस्ट्रिया था, मध्य में पॉप लोग रहते थे, और नीचे बुब्रो राजा रहते थे। बुब्रो राजा वो फ्रांस वाले नहीं थे, दूसरे थे। और पॉप कौन होता है, तो पॉप होता है क्रिश्चियन के सबसे बड़े गुरु को पॉप कहते हैं। जैसे इस समय पॉप फ्रांसिस हैं, अर्जेंटीना के हैं पॉप फ्रांसिस। तो जो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन में जैसे सबसे बड़े होते हैं फादर, उनसे भी सबसे बड़ा होता है पॉप, जिसको आप बोल सकते हैं जैसे होता है ना कि किसी धर्म का जो वो होता है, धर्म गुरु होता है, उसको पॉप बोलते हैं। वही जो क्रिश्चियन में धर्म गुरु में जो कोई लड़की रहती, महिला रहती, उनको नन बोलते हैं, YUN नन। ठीक है। तो क्या हुआ, 19वीं शताब्दी में इटली को भी आज़ाद कर दिया गया, लड़ाई हुई और फिर इटली को भी आज़ादी मिल गई। इटली को भी क्या मिल गई, आज़ादी मिल गई। अब बात करते हैं ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन में थोड़ा अजीबो गरीब हुआ, क्योंकि ब्रिटेन में 3-4 तरह के लोग थे, अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट, आयरिश। तो अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट, आयरिश। अंग्रेज तो वो थे जो अंग्रेजी बोलते थे, वेल्स अपना भाषा, स्कॉट और आयरिश थे जो आयरिश लैंग्वेज बोलते थे। तो फिर इनके बीच में भी थोड़ा बहुत जुगलबंदी इन द सेंस लड़ाई झगड़े चलते गए। उसके बाद इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक ट्रीटी हुई, जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ यूनियन 1707 में, और स्कॉटलैंड को इंग्लैंड में मिला लिया गया है, और पूरा इसका नाम बन गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हो गया। उसके बाद आयरलैंड था। फिर आयरलैंड में 2 तरह के लोग थे,